उसी शाम रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नया बैच आया रिसर्च मटेरियल्स का, और शेंदाई ने डेटा रन करने के लिए ओवर टाइम करने की सोची। रात को 9 बजे जब वो निकलने लगा तभी बारिश अचानक तेज हो गई। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था तो सोचा थोड़ा रुक जाए। लैब में वो अकेला था और वो साइलेंस लिखने के लिए परफेक्ट थी। वो अपना थीसिस रिवाइज करता रहा। टाइम का होश ही नहीं रहा जब तक फोन नहीं बजा। स्क्रीन पे नाम ब्लिंक कर रहा था, जू मोयू का। शेंदाई ने हेसिटेंट टोन में पिक किया, बोला हेलो। दूसरे एंड से कुछ सेकंड्स का साइलेंस था। फिर एक थोड़ी अनस्टेडी आवाज आई, अदाई अभी तक सोए नहीं? शेंदाई ने ब्रो फरो किया। टोन अजीब लग रही थी। क्लॉक देखी, 11 बज के थोड़ा ऊपर। अगर पता होता तो वो कॉल इग्नोर कर देता। फिर उसने कोल्डली बोला, अभी बस सोने ही वाला हूँ। जू मोयो ने जल्दी में कहा, मत सोना, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, एक चीज दिखानी है तुम्हें। क्या चीज? शेंदाई ने हैरान होकर पूछा। बस कुछ मिनट में पहुंच ही रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। शेंदाई ने विंडो से बाहर देखा। बारिश अब भी गिर रही थी। थोड़ी हल्की हुई थी पर रुकी नहीं थी। इतनी रात को इतनी तेज बारिश में वो क्या दिखाना चाहता है? देखना जरूर प्लीज। जुमोयू का टोन अब ऑलमोस्ट प्लीडिंग सा था। बस देख लो एक बार, डोंट हैंग अप। जुमोयू अभी बहुत लेट हो गया है। शेंदाई ने फ्रॉन्ट टोन में कहा, क्या बात है? अदाई प्लीज सिर्फ एक बार देख लो। जुमोयू के टोन में एक अनयूजुअल अर्जेंसी थी। फिर बोला, कल तक नहीं दिखा सकता अदाई, सिर्फ अभी। कल तक ये मौका चला जाएगा। मत रखो फोन, बस 2 मिनट, मैं आ गया लगभग। बस एक नजर देख लो। उसकी वॉइस में एक इमोशनल रिक्वेस्ट थी। मैं तुरंत चला जाऊंगा दिखा के। शेंदाई जानता था जुमोयू का नेचर। जितना कोई उसे रोकता है वो उतना ही ज्यादा करता है। उस वक्त नैनी और क्यूक्यू दोनों सो चुके थे। उसे किसी भी हालत में उन्हें जगाना नहीं था। इसलिए उसने कामली कहा, मैं घर पे नहीं हूँ अभी, कंपनी में हूँ। कंपनी में? जुमोयू के टोन में कंसर्न था। क्या बारिश की वजह से रुक गए? बता देते मुझे, मैं आ जाता। अच्छा तुम वहीं हो ना? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। शेंदाई ने रिस्पॉन्ड करने के पहले ही फोन कट हो गया। कुछ मिनट बाद लैब के कॉरिडोर में एक हल्की सी डिंग की आवाज हुई। रात का वक्त था इसलिए वो छोटी सी साउंड भी बड़ी क्रिस्प और क्लियर सुनाई दे रही थी। लैब का दरवाजा धीरे से खुला। जुमोयू अंदर आया, आधा भीगा हुआ। एक हाथ में ब्लैक अम्ब्रेला, दूसरे में एक फ्लावर पॉट। उस एक पॉट में एपीफिलियम था। उसके बीच एक अकेला सफेद बड जो खिलने के लिए बिल्कुल तैयार था। जू मोयू ने अम्ब्रेला साइड में रखा और फ्लावर पॉट को जेंटली अपने आर्म्स में संभालते हुए बोला, देखो जो एपीफिलियम मैंने लगाया था वो फाइनली खिलने वाला है। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट थी, एक बच्ची जैसी जेन्युइन खुशी। एक हल्की सी फ्रेगनेंस हवा में घुल गई। शेंदाई ने एक गहरी सांस ली और एक सेकंड के लिए वो फेमिलियर फूल की स्मेल में खो गया। वही फूल जिसकी खुशबू उसके चाइल्डहुड का एक हिस्सा थी, पर कभी महसूस नहीं की थी इतनी ज्यादा। जुमोयू ने फ्लावर पॉट लैब के टेबल पर रखा और पेपर टॉवल से अपने भीगे बाल पोंछने लगा। शेंदाई बस उसे ब्लैंकली देख रहा था। फिर बोला, तुम सिर्फ ये दिखाने आए हो? इस रात के बीच बारिश में भीगकर सिर्फ एक फूल दिखाने के लिए? जुमोयू ने सॉफ्टली स्माइल किया, बोला, हाँ ये सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है ना। लकी हूँ कि टाइम पे पहुंच गया। शेंदाई ने उसके वेट बाल देखे और फिर उस पॉट को जो सिर्फ बारिश के पानी से चमक रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, पर जुमोयू उसे कभी नहीं समझ पाएगा कि एपीफिलियम उसके लिए क्या मायने रखता है। वैसे घर पे भी कुछ पॉट्स लगा रखे हैं मैंने, तुमने शायद नोटिस नहीं किया। ऑफिस में भी है। कहा जाता है कुछ एपीफिलियम सालों तक नहीं खिलती और जब खिलती है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसने हल्के से स्माइल दिया।
और फ्लावर के बड को फिंगर से जेंटली टच किया, जैसे किसी लवर के बाल को वो ब्रश कर रहा हो। फिर बोला, जब ये खिलते हैं तो सिर्फ 1 घंटे में ही फिर से मुरझा जाते हैं। इतने खूबसूरत, इतने खुशबूदार, पर फिर भी इतने जिद्दी। उसने शंदाई की तरफ देखा, स्माइल किया और बोला, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। शंदाई ने आंखें हटा ली। उसका दिल कह रहा था कि निकल जाओ, छोड़ दो सब, लेकिन उस फूल को देखकर उसने खुद को रोका। वो ब्यूटी जो सिर्फ एक बार मिलती है, उसे इग्नोर करना पाप जैसा लगता था। चाइल्डहुड के फ्लैशेस वापस आ गए। उसकी ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा, वो रात जिसमें वो सब मिलकर फूलों के खिलने का इंतजार करते थे, वो याद अब भी उसके दिल को कसक देती थी। जुमोयू ने विंडो के पास एक टेबल सेट की और फूल को वहां रखा। अदाई, उसने हल्के से बोला, चलो बारिश सुनते हैं और फूल खिलते देखते हैं। शंदाई ने हेसिटेशन से कहा, पर बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। जुमोयू ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बस 1 घंटा मिस मत करो प्लीज। शंदाई ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, बस बोला, ठीक है। दोनों विंडो के पास बैठ गए। बाहर अंधेरा था, रेन स्ट्रीक्स ग्लास पे गिर रही थी और उनके बीच वो फूल रखा था, स्लोली खिलता हुआ। पहले आउटर पेटल्स ने गार्ड हटाया, फिर अंदर के वाइट पेटल्स एक एक करके खिलने लगे, बिल्कुल जैसे कोई डांसर अपनी बॉडी आर्च करके डांस कर रही हो, शाय, ग्रेसफुल और अलाइव। और जब वो फूल पूरी तरह से खिल गया, उसके बीच के क्रीम स्टेमन्स चमक रहे थे। सच में एक ब्रेथ टेकिंग साइट था। रूम में फूल की फ्रेगनेंस भर गई। हर सांस में एक काम इंटॉक्सिकेशन थी। शंदाई की आंखें धुंधला गई। उसके बचपन की यादें फ्लैश होने लगी। ग्रैंडमा के हाथ में चाय, ग्रैंडपा की आवाज और खिलती हुई एपीफिलियम के पास बैठे उनका छोटा सा फैमिली रिचुअल एक रात का खिलना और जिंदगी भर का मेमोरी बन गया था। ग्रैंडपा हमेशा कहते थे, एपीफिलियम चाहे शॉर्ट लिव्ड हो, पर जब खिले तो पूरी शिद्दत से खिले। इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा था डाई, एपीफिलियम की ब्यूटी और माउंट टाई की स्टेडीनेस दोनों का सिंबल। शंदाई के दिल में वो बात गूंज गई। लोग कहते हैं एपीफिलियम शॉर्ट लिव्ड है, पर कौन कह सकता है कि इंसान उससे ज्यादा लंबे रहते हैं? और अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार खिल सकते हो, तो फिर वो एक बार पूरी शिद्दत से खिलना चाहिए ना। एपीफिलियम के पेटल्स खुलते देखकर शंदाई का दिल हल्की सी वार्म से भर गया था। उसने अपने चीक पर एक सॉफ्ट वार्म सा टच महसूस किया। जब होश आया तो देखा वो जुमोयू का हाथ था। अदाई, तुम रो क्यों रहे हो? जुमोयू ने बहुत जेंटली, बहुत धीरे से उसके चीक के नीचे गिरते आंसू पोंछ दिए। शंदाई की आंखें टीयर से ब्लर हो गई थीं। एपीफिलियम की फ्रैग्रेंस और जुमोयू का चेहरा दोनों एक सॉफ्ट फोकस में मिल गए थे, जैसे दुनिया की सारी नॉइजेस एक पल के लिए खत्म हो गई हों। उस एक लम्हे में जुमोयू धीरे से उसके पास झुका और उसके होठों को छू लिया, एक हल्की कोल्ड वार्म टच जैसा। इबोनी का वो फ्रेश वुडी सेंट और एपीफिलियम की वो फ्लोरल स्मेल मिलकर एक स्ट्रेंज परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बना रहे थे, जैसे दोनों सेंट एक दूसरे को पहचानते हों। एक सेकंड के लिए उसकी सांस तक सिंक्रोनाइज हो गई, पर शंदाई का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हुआ। जुमोयू का हाथ उसके नेक के पीछे रुक गया, फिर धीरे से उसने छोड़ दिया। होठों की वार्मथ गायब हो गई, पर आफ्टर टेस्ट अभी भी उन दोनों के बीच लटक रहा था। जुमोयू अपने होठों को उंगली से टच करते हुए बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उसके फेरामोन्स बहुत हल्के, कंट्रोल्ड और कोर्टशिप लाइक रिलीज होने लगे, लाइक किसी को रिझाने के लिए, ऐसा जो अल्फा तभी करता है जब वो सच में किसी को चाहता हो। शंदाई घबरा गया। उसने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मुझे घर जाना है। जुमोयू की आवाज बहुत सॉफ्ट थी जब वो बोला, थोड़ी देर और रुक जाओ, जब फ्लावर फुल ब्लूम हो गया तो उसका कर्टन कॉल भी देखना चाहिए ना। शंदाई ने ना में सर हिला दिया, बोला, नहीं,
मैं जा रहा हूँ। जुमोयू बिना गुस्सा हुए धीरे से उसके बाल साइड करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेंदाई ने अपने सारे पेपर्स, लैपटॉप, आइटम जल्दी जल्दी बैकपैक में डाले और ऑलमोस्ट ट्रॉट करता हुआ रूम से निकला। जुमोयू उसके पीछे आया, लंबी चाल से कुछ ही स्टेप्स में उसके पास पहुंच गया और एलिवेटर बंद होने के पहले ही अंदर घुस गया। वो एफिलियम पॉट अब भी उसके हाथ में था। एलिवेटर में स्पेस छोटा था। एपिफिलियम की खुशबू और भी इंटेंस हो गई। शेंदाई ने अपनी बैक वॉल से चिपका ली, पर फेरामोन्स की लाइट सिमुलेशन के चलते वो क्लियरली अनकंफर्टेबल हो रहा था। बस कुछ सेकंड्स में ही एलिवेटर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गई और जैसे ही डोर्स ओपन हुए, शेंदाई सीधा बाहर निकल गया। अदाई, रुको, बारिश हो रही है। अम्ब्रेला तो लैब में रह गया, मैं ले आऊं, तुम यहीं रुकना। ओके। जुमोयू ने एपिफिलियम नीचे रखा और जल्दी से अम्ब्रेला लेने वापस गया। जैसे ही वो गया, शेंदाई ने 1 सेकंड के लिए फूल को टच किया। फ्लावर के पेटल्स सॉफ्ट और ठंडे थे। फिर उसने अपने खुद का फोल्डिंग अम्ब्रेला निकाला और क्वाइटली बिल्डिंग के बाहर चल दिया। कंपनी शेंदाई के अपार्टमेंट से सिर्फ 10 मिनट दूर थी। रात का वक्त, गलियां ऑलमोस्ट खाली, सिर्फ रेन की आवाज और कभी कभी एक पासिंग कार। शेंदाई को अपनी हार्ट बीट्स बारिश से ज्यादा लाउड सुनाई दे रही थी। वो फास्ट वॉक कर रहा था, पर खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, चलने की वजह से या जुमोयू की वजह से। एपिफिलियम का वो ब्लूम, ये रेनी नाइट, जुमोयू की वो जेंटल आंखें और वो लिंगरिंग किस, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार फ्लैश हो रहा था। वो जानता था दिस वॉज नॉट जुमोयू। वो बंदा कभी रात बारिश फूल एंजॉय करने नहीं आता, तो फिर ये सारी मेहनत क्यों? ये फूल नहीं, क्या वो शेंदाई को दिखाने आया था? इसका मतलब वो नहीं, he wouldn't think about it। उसे खुद को झूठी होप नहीं देनी चाहिए। तभी पीछे से एक कार हॉर्न की लाउड आवाज आई। उसे बिना मुड़े ही पता चल गया था कि ये जुमोयू ही होगा। ब्लैक फैंटम कार उसके सामने रुक गई। जुमोयू बारिश में उतरकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। बोला, अदाई, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में तुम अकेले क्यों चल रहे हो? उसके टोन में गुस्सा कम और वरी ज्यादा थी। ओमेगा होके ऐसे सड़क पर मत चलो, ये सेफ नहीं है अदाई। मैं तुम्हें पिक करने आ ही रहा था ना। शेंदाई ने ऊपर देखा, आंखों में थोड़ी स्टर्बननेस और थोड़ी कंफ्यूजन लेके। फिर बोला, मैं बस घर ही जा रहा हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ। आगे एक और स्ट्रीट बची है ना, कार में बैठ जाओ। बस वो 2 लाइंस, और उन 2 लाइंस ने जुमोयू का पूरा दिल चर्न कर दिया। शेंदाई ने जैसे उसकी आंखों से बचकर वो साइड ग्लांस अवॉइड किया, वो एक ही सेकंड में उसकी पूरी खुशी को ठंडा कर गया। थोड़ी देर पहले जिस स्टोलन किस ने उसका दिल धम धम करवा दिया था, अब वही दिल बारिश की तरह सीधा ठंडा, सीधा बोझल हो गया। उसने हल्का सा सर झुकाया, आवाज भी एक नॉच नीचे गिर गई। बोला, या मैं तुम्हारे साथ चलकर भी जा सकता हूँ। शेंदाई ने अंदर ही अंदर साह लिया और फाइनली कार में बैठ गया। जुमोयू ड्राइवर सीट पर बैठकर एक पेपर टॉवल से अपना चेहरा साफ कर रहा था। बारिश से भीगी हुई अपनी जुल्फे पीछे करते हुए एक बार रियर व्यू मिरर से चोरी चोरी शेंदाई को देख रहा था। फिर साइलेंटली एक्सीलरेटर दबा दिया। कुछ ही मिनट्स में कार अपार्टमेंट के बेसमेंट पार्किंग में आ गई। शेंदाई डोर खोलकर उतरने ही वाला था जब जुमोयू बोल पड़ा, मैं पूरा भीग गया हूँ अदाई, ठंड लग जाएगी। क्या मैं ऊपर आकर एक शॉवर ले सकता हूँ? कपड़े भी यही है मेरे, हाई स्कूल में मैं यही रहता था ना। इतना भीगा हुआ घर जाऊंगा तो पक्का बीमार हो जाऊंगा ना। शेंदाई ने फ्लैट वॉइस में जवाब दिया, मिस्टर जू, ये आपका ही घर है, पर तुम रहते हो अब यहाँ ना, इसलिए तुम्हारी परमिशन चाहिए अदाई। जुमोयू ने सीधा उसकी तरफ देखकर पूछा, तो क्या मैं आ सकता हूँ अदाई? शेंदाई ने सीधा सा तेवर दिखाते हुए कहा, अगर मैं ना बोलूं तो चलेगा? और वो बिना रुके एलिवेटर की तरफ चल दिया।
जुमोयू फिर भी पीछे आ गया। एलिवेटर्स के डोर बंद होने से पहले ही अंदर घुस गया। फिर बोला, ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊंगा, बस एक टॉवल दे देना, सूखे बिना जा नहीं सकता। तुम नहीं चाहोगे ना कि मुझे कल कोल्ड हो जाए? कल तुम्हारी लैब की मीटिंग भी है ना? शेंदाई ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप फ्लोर का बटन दबा दिया। घर के डोर तक पहुंचते ही जुमोयू ने शेंदाई का व्रिस्ट पकड़ लिया और एक इनोसेंट ऑलमोस्ट लॉस्ट टोन में बोला, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, बस टॉवल दे दो प्लीज। तुम नहीं चाहोगे ना कि मुझे कुछ हो? कल तुम्हारी रिसर्च टीम की इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ना? शेंदाई ने हल्का सा मुड़कर देखा और बोला, मिस्टर जू, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मिस्टर जू, आपको बस आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। ये एक्टिंग, ये सॉफ्टनेस, ये सब आप पे सूट नहीं करता। आपको कोई जरूरत नहीं है प्रिटेंड करने की। फिर उसने धीरे से और ऐड करते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं ओबीडियंट रहूं, तो मैं हूं ना, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? उसके लिए वो जुमोयू जो उसे फेरामोन से सप्रेस करता था, वो पावरफुल, कोल्ड, टॉप टायर अल्फा, वो रियल जुमोयू था। ये भीगा हुआ, फ्लावर लाने वाला, जेंटल दिखता हुआ इंसान, ये उसे और भी ज्यादा डरा रहा था। जुमोयू ने गहरी सांस ली। भीगी शर्ट उसके स्किन से चिपकी हुई थी, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। बोला, तुम पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? तुम बताओ, मैं तुम्हें उस दिन मार्क कर सकता था, फोर्स कर सकता था। चाहे तुम नहीं चाहते, फिर भी तुम ओबीडियंट होते ही। मैं फिर ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्यों बारिश में दौड़ कर आ रहा हूँ? क्यों तुम्हारे पीछे फिर रहा हूँ? क्यों तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ? उसकी वॉइस हिल रही थी। पहली बार सिंसियरली वो बोला, क्योंकि अदाई, मुझे तुम पसंद हो। और पहले मैं तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर कर देता था अदाई, पर अब मुझे समझ आ गया है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गलत था, मैंने तुम्हें दर्द दिया, पर मैं अब सब कुछ सही करना चाहता हूँ। एक चांस चाहता हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे पसंद करो अदाई, बस तुम भी थोड़ा सा मुझे पसंद कर लो अदाई। उसकी वॉइस ऑलमोस्ट क्रैकिंग थी जब वो बोला, क्या ये एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में है या नहीं? शेंदाई ने अपना बैकपैक का स्ट्रैप इतनी जोर से पकड़ा कि नकल्स तक सफेद हो गए। कंफ्यूजन, शॉक, फियर और एक डेंजरस सॉफ्टनेस जिसे वो अलाउ नहीं कर सकता था। ये सच हो सकता है क्या? एक टॉप अल्फा क्या मेरे लिए इतना झुक रहा है? जुमोयू ने उसके शोल्डर्स पकड़े और उसके और डोर के बीच उसे कॉर्नर कर दिया। बोला, अदाई, मेरी तरफ देखो। शेंदाई ने सर नहीं उठाया। उसने डर से, नाउमीदी से अपने आप को रोक लिया। अगर उसने जुमोयू की आंखों में सचमुच इमोशंस देख लिए, तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। वो फिर से गिर जाएगा, वो फिर से वही दर्द सहेगा। उसका पूरा एग्जिस्टेंस अब उस एक रूल पे टिका हुआ था कि मैं इस आदमी को दोबारा अपने दिल में नहीं ला सकता, वरना मैं क्यूक्यू और खुद दोनों को बिट्रे करूंगा। तभी जुमोयू ने अपना फोरहेड बहुत धीरे से शेंदाई के फोरहेड से लगाया। बोला, मैं सॉरी हूँ अदाई, जितना गलत मैं था, अब मैं उस हर दर्द को पूरा करना चाहता हूँ। एक चांस दे दो अदाई। उसकी सॉफ्ट अपॉलजी शेंदाई के साइलेंट रेजिस्टेंस से टकराकर उसके दिल को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। वो एक बिजनेसमैन था, स्ट्रैटेजी चेंज करने वाला, कैलकुलेशंस करने वाला, प्रॉफिट लॉस के हिसाब से डिसीजंस लेने वाला। पर जब सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो गई, तो अब उसके पास सिर्फ अपना दिल ही बचा था। और अगर शेंदाई को वो दिल भी नहीं चाहिए, तो फिर वो क्या करे? शेंदाई का दर्द फट पड़ा। उसने उसे जोर से पीछे पुश कर दिया। बोला, तुम ऐसे इमोशन वाले इंसान हो ही नहीं सकते। तुमने खुद कहा था ना, तुम इंसान हो ही नहीं जिसके पास इमोशंस होते हैं। तुम्हारे लाइक्स, तुम्हारी फीलिंग्स, मैं कुछ भी नहीं मानता। अगर वो सब कुछ सच्चा होता, तो मुझे ये दर्द, ये हेल क्यों मिलता? उसने तुरंत डोर खोला
और उस आदमी को थ्रेशोल्ड के बाहर ही रोक दिया। डोर धड़ाम से बंद। एक लाइन, एक बाउंड्री बन गया वो दरवाजा। जू मोयू उस क्लोज डोर को देखता रहा, हल्का सा झुककर, पूरा भीगा हुआ। ठंड उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। सीन चेंज होता है। चलते हैं यू फैमिली के हालचाल जानने। शंदाई को पहले से अंदाजा था कि यू बायुए, उसका स्टेप ब्रदर, फिर से उसके सामने आ ही जाएगा। बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मुलाकात होगी। उस दिन ऑफिस से निकलते ही जैसे ही इंस्टीट्यूट के गेट पर कदम रखा, यू बायुए बिल्कुल हवा से टपक कर उसके सामने ही आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? शंदाई का चेहरा ठंडा, वॉइस और ठंडी। बोला, मुझसे जो हो सकता था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। इतना कहकर वो आगे चल दिया। यू बायुए ने बेपरवाह सी स्माइल के साथ उससे पेस मिलाया और बोला, बस थोड़ा रिलेशन बनाना है। अब सिचुएशन बदल गई है ना ब्रो, मेरी फैमिली गिर गई और तुम जू फैमिली के होने वाले हो, मतलब सन इन लॉ बनने वाले हो, तो ऑब्वियस है मुझे तुमसे सेटिंग रखनी ही पड़ेगी ना। शंदाई को समझ ही नहीं आता था कि यू बायुए जैसे बेशरम लोगों से कैसे डील करे। वो एक पल के लिए उस कजन अल्फा को याद कर बैठा जिसे वो जू हाउस में एक बार मिला था। रिफाइंड, कॉन्फिडेंट और चरिस्मेटिक आदमी था। वो सोचता था कि रिच लोगों में ईगो होता है, पर उनमें से कुछ लोग इतने ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड होते हैं कि उन्हें रिजेक्शन का खौफ ही नहीं होता। उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें अंडर एस्टिमेट किया भी जा सकता है। एग्जैक्टली लाइक यू बायुए। एक वक्त था जब उसे बायुए से जेलसी होती थी। वो फ्लैबॉयंट, ओवर स्पॉइल्ड पर्सनालिटी, जितना चाहो पैसा प्यार सब मिले, वो चीजें जिनसे शंदाई का कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी उनकी कमी चुभती थी उसे। शंदाई ने सोचा था कि वो यू फैमिली के डाउनफॉल पर खुश होगा, पर सच में नहीं। यू बायुए अभी भी चमक रहा था। लगता है एसेट्स टाइम पे ट्रांसफर कर दिए गए थे, और सही कहा जाए तो उनके पास जितना बचा है वो शंदाई कभी लाइफ में भी नहीं कमा सकता। और यही बात शंदाई के दिल में वो पुरानी चुभन फिर से जगा गई। कंपैरिजंस, इन्फ्योरिटी, जेलसी। उससे चाइल्डहुड से सिखाया गया था कि अपने फेरामोन्स या बैकग्राउंड से खुद को जज मत करो, पर रियल वर्ल्ड में कंपैरिजन अनअवॉइडेबल होता है, और ऐसे लोग यू बायुए जैसे उस कंपैरिजन की तीखी चाबी घुमा ही देते हैं सीधा सेल्फ वर्थ में। इसलिए शंदाई दूर रहना चाहता था। दूर रहकर ही वो अपना बैलेंस संभाल सकता था, पर यू बायुए रुकने वालों में से नहीं था। बोला, अरे भाई ऐसे रूड मत हो, मेरे पापा बैंकरप्ट हो गए, तुम तो खुश हो ना। उसने ड्रामा से हाथ फैलाया और बोला, मेरा तो एक घर भी गया डेट चुकाने में, जेलस हो? और हाँ, मैं ब्रदर यू के पास भी गया था। ब्रदर यू मतलब जू मोयू। आई नो। शंदाई रुक गया, आंखों में कोल्डनेस। एक सिंगल वार्निंग लुक देते हुए बोला, देखो तुम जो भी करते हो उसका मुझसे जीरो संबंध है, और मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। फिर से मुझे हरास मत करना। मुझे पता है ब्रदर यू तुम्हें पसंद करता है, यू बायुए धीरे से बोला। उसने खुद कहा था। शंदाई ने भौहें सिकोड़ी, अब मतलब आईब्रोज नैरो की, पर बोला कुछ नहीं। आई एम जेलस ऑफ यू, यू नो। यू बायुए ने वीक सी स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें शायद फनी लगेगा, मैंने तुम्हें लेक्चर दिया था ना, जैसे मुझे सब पता हो, पर मैं खुद किसी अल्फा को अपने साथ नहीं रख पाया। और तुम तो हमेशा जैसे अनइंटरेस्टेड रहते थे ना। उसने आंखों में थोड़ी नाराजगी लाकर कहा, अननोइंग हो तुम। शंदाई साइलेंट रहा। वैसे मेरा छोटा नेफ्यू, उसका क्या नाम है? बायुए ने टॉपिक स्विच करते हुए पूछा। क्यू क्यू का नाम सुनते ही शंदाई की आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। बोला, क्यू क्यू, सो क्यूट। यू बायुए हंसा। मैं कब मिल सकता हूँ उससे? एक बड़ा सा रेड पैकेट दूंगा उसे। शंदाई चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। यू बायुए के लिप्स नाराजगी में कर्ल हुए। बोला, मुझे अब तक समझ नहीं आता कि ये बच्चा आया कैसे। तुमने तो मार्क वॉश करवा दिया था ना,
राइट? शेंडाई ने जीरो रिएक्शन दिखाया। उस टाइप का क्वेश्चन था जिसका जवाब वो कभी नहीं देता। शेंडाई का वो एक्सप्रेशनलेस स्टिलनेस देखकर यू बायुए और इरिटेट हो गया। बोला, मैं बस इतना नहीं समझ पाता कि वो तुम्हें क्यों पसंद करता है। उसने एंगेजमेंट तोड़ दी तुम्हारे लिए। तुम्हारा बच्चा एक नॉर्मल अल्फा है, फिर भी वो दुनिया को बताता फिरता है कि वो तुम्हें अपना मार्क भी देगा। हमारे बीच अब कोई मार्किंग नहीं होगी। शेंडाई ने सिर्फ वो एक लाइन कह दी। उस शब्द का नाम सुनते ही उसकी स्पाइन तक ठंड दौड़ जाती थी। यू बायुए ने उसे देखा, थोड़ा रिसेंटमेंट, थोड़े पेन के साथ। फिर बोला, ब्रदर यू ने एक बार कहा था कि वो कभी किसी को मार्क नहीं करेगा। पहली बार तो उसे ट्रिक किया गया था, पर इस बार वो सीरियस है। तुम्हें पता है मैं कितना चाहता हूँ मार्क होना। कभी कभी लगता है क्या कमी रह गई मुझ में। मैं तुमसे कम हूँ क्या? मैं तुमसे कमजोर क्यों पड़ गया फिर? आखिर मुझे क्यों नहीं मिल सकता जो तुम्हें मिल गया? ऑनेस्टली आई डोंट हेट यू अदाई, बस दिल मानता नहीं। जाके उससे पूछो ना। शेंडाई ने चिंदी भर की भी सॉफ्टनेस नहीं दिखाई। लोग जितना कुछ चाहते हैं उतना ही उस चीज से टॉर्चर होते हैं। और टॉप अल्फा का मार्क मिलना कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती। उनकी पोजीशन, उनका ईगो, वो तो फूड चेन के टॉप पर होते हैं, चाहे तो इंसान को ही खा जाए। बायुए स्टन रह गया। शेंडाई ने 2 कदम पीछे लिए, आंखों में थोड़ी सी थकान और सख्ती। बोला, मुझे दोबारा मत मिलना, बिल्कुल भी नहीं। उस पल तो वो सीधा निकल जाता, पर जैसे ही वो जाने को मुड़ा, यू बायुए का वॉइस फिर से पीछे से आया, इस बार ज्यादा शांत, जैसे कोई डीप बात बोलने वाला हो। बोला, वैसे तुम सही कह रहे थे। टॉप अल्फाज फूड चेन के टॉप पर होते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें टॉप प्रेडेटर बोलती है। शेंडाई के कदम 1 सेकंड के लिए रुक गए। यू बायुए उसकी पीठ को देखते हुए बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई सैड ट्रुथ को वो एक्सेप्ट कर रहा हो। बोला, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं मानता। उसकी आवाज लो पर सीधा दिल तक लग रही थी। वो आगे बोला, रियल टॉप प्रेडेटर वो नहीं होता जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। रियल टॉप प्रेडेटर वो होता है जो उस टॉप अल्फा को टेम कर सके, जो सबसे बड़े बीस्ट को कंट्रोल कर सके। शेंडाई का दिल जोर से धड़का। यू बायुए ने आगे धीरे से कहा, आई विश तुम वैसे इंसान बन पाओ। शेंडाई की उंगलियां थोड़ी सी कांप गईं। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। घर लौटकर शेंडाई ने एक स्ट्रीट फ्लावर शॉप से लाई हुई गुलाबी पियनीज एक वास में लगाई। फिर उसने क्यूक्यू को गोद में लिया और उसे फूल दिखाते हुए बोला, देखो क्यूक्यू, फूल। क्यूक्यू ने छोटे हाथ से हाफ ओपन बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश की और तब शेंडाई को क्यूक्यू की बॉडी से वो हल्की सी इबोनी की सेंट महसूस हुई। वही सेंट जो उस रात बारिश में भीगे ज़ुमोयू के साथ थी, एपिफिलियम के साथ सामने महसूस हुई थी। उस रात का हर सेकेंड उसके दिमाग में लाइटनिंग की तरह फ्लैश हुआ। वो एपिफिलियम, वो क्वाइट लैब, वो जेंटल टच, वो किस और वो एक्सप्रेशन जो उस टॉप अल्फा के फेस पर कभी नहीं होता था। उस वक्त बस एक ही पल के लिए शेंडाई को सच में लगा कि शायद ज़ुमोयू में कोई इमोशन था। शायद ज़ुमोयू ने सचमुच उसे प्यार से देखा हो। पर फिर अंदर से एक आवाज आई, नो अदाई, मत विश्वास करो उस पर। दिल ने अलाउ नहीं किया कि वो उस डायरेक्शन में सोचे। आखिर एक्सेप्ट कैसे करे कि एक टॉप अल्फा, वो टॉप अल्फा उसे पसंद भी कर सकता है। ऐसे थॉट्स उसके लिए सिर्फ डेंजरस थे। तभी नानी किचन से आवाज लगाई, मिस्टर शेन, खाना तैयार है। शेंडाई होश में आया। उसने पूछा, क्या क्यूक्यू ने खाना खा लिया है? सिस्टर शेन हंसते हुए बोली, अरे मिस्टर शेन, उसका पेट फुल होता ही कहाँ है। पेट फुल हो या एम्प्टी, जब भूख लगती है तब फिर से रेडी हो जाता है। शेंडाई ने क्यूक्यू को उसकी रॉकिंग चेयर में बिठाया और खुद खाने बैठा, पर क्यूक्यू ने तुरंत हाथ उठा लिए, सिग्नल, पिक मी अप। शेंडाई ने ट्राई किया क्यूक्यू को बिठाए रखने का, पर क्यूक्यू हर सेकंड फंस ही करता रहा। खाना बीच बीच में रुकता रहा,
एंड देन टिंग डोंग। शेंडाई के दिल ने सीधा आंसर दे दिया, जुमोयू। और हाँ, दरवाजा खुला और सच में वही था। जुमोयू बड़े बड़े बैग्स, छोटे छोटे बैग्स, टिफिन, टॉयज, बेबी आइटम्स सब लेकर अंदर आ गया। नैनी ने बैग्स लिए और बोली, मिस्टर जू, क्या आप खाना खा चुके? जुमोयू ने कैजुअल टोन में कहा, जैसे ये उसका अपना ही घर हो। हाँ, कंपनी में लाइट डिनर किया था, काम खत्म करते ही यहाँ आ गया। वो सीधा शेंडाई के पास जाकर बैठ गया। बोला, अदाई, अभी तक खत्म नहीं किया क्या खाना? शेंडाई ने सिर्फ एक छोटा बाइट लिया। बोला, बस अभी हो ही जाएगा। नैनी ने सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा, क्यों तो 1 घंटे से इनकी गोद में चिपका हुआ है, खाना ही खाने नहीं दे रहा। जुमोयू ने क्यों को देखा और सॉफ्टली डांटते हुए बोला, स्टिंकी बॉय, डैड को खाना खाने नहीं दोगे क्या? उसने हाथ बढ़ाया और बिल्कुल नेचुरली क्यों को गोद में उठा लिया और शॉकिंगली क्यों ना रोया ना रजिस्ट किया, बिल्कुल काम था। शेंडाई 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने तुरंत समझ लिया जुमोयू का प्लान काम कर गया था। वो लो कॉन्सेंट्रेशन फेरामोन स्प्रे जो पहले क्यों के टॉयज पर था, फिर ब्लैंकेट पर, फिर क्लोथ्स पर, फिर बिब्स पर, अब रूम के हर कॉर्नर्स में भी, सब ग्रेजुअल कंडीशनिंग। शेंडाई के दिमाग में एक ही बात चली, ये जरूर तब आया होगा जब मैं घर पर नहीं था, इसलिए जुमोयू इतना कॉन्फिडेंट था, इसलिए क्यों भी इतना रिलैक्स था। जुमोयू ने क्यों को अपनी बाहों में उठाकर रखा था और पूरे घर में धीरे धीरे घूम रहा था। पहले जैसे ऑकवर्ड स्टिफ अल्फा का जैसे कोई ट्रेस ही नहीं था। अब वो एक स्किल्ड, काम और बेबी प्रो लेवल का केयर टेकर लग रहा था। क्यों अपनी बेबी की भाषा में बा 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 जैसा कुछ बोले जा रहा था और जुमोयू उसे जवाब दे रहा था, जैसे दोनों अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर रहे हों। नैनी खुश होकर बोली, वाह मिस्टर, जू और क्यों का बॉन्ड तो रोज स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। शेंडाई ने चॉपस्टिक्स बाइट कर ली, पर खाना गले से नीचे उतरा ही नहीं। उसके अंदर कुछ टाइट सा हो गया था, अनकंफर्टेबल, कंफ्यूज्ड, कुछ चुभने वाला। तभी जुमोयू का फोन रिंग हो गया। वो एक हाथ में क्यों को पकड़े हुए दूसरे हाथ से कॉल पिक करता हुआ बोला, हाँ बोलो। 2 लाइन बात करते ही उसने नैनी को कैजुअली कहा, सिस्टर शेन, मेरा टैबलेट तो लाना जरा। फिर वो बार काउंटर के पास खड़ा हो गया, फोन को अपने फेस और शोल्डर के बीच ट्रैप करके टैबलेट को स्वाइप करता हुआ, और क्यों तो बिल्कुल केयरलेस कॉन्फिडेंस के साथ अपने दूसरे आर्म पर उल्टा लटकाकर होल्ड किए हुए था। क्यों एक छोटे बंदर की तरह उसके फोर आर्म पर लंबा पड़ा था, पूरी अटेंशन के साथ अपनी उंगली चबा रहा था। शेंडाई का पेशेंस ऑलमोस्ट क्रैक हो गया। उसका टोन थोड़ा हाई चढ़ा। बोला, तुम उसे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? वो गिर जाएगा, ध्यान दो। जुमोयू ने बिना घबराए बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं होगा। और उसी सेकंड उसका वॉइस शिफ्ट हो गया, वही कोल्ड बिजनेसमैन टोन। फोन पे बोला, हाँ वो फाइल सेंड कर दो, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मेरी वाइफ यहाँ है, मैं एक और डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहा हूँ। मेरी वाइफ, ये वर्ड सुनते ही शेंडाई का दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। उसने जुमोयू को देखा, एक आर्म में उनका चाइल्ड, दूसरे में बिजनेस कॉल्स, टैबलेट पर डॉक्यूमेंट्स, और बीच बीच में क्यों की चीख को वो टैप टैप करता हुआ। ऐसा सीन शेंडाई ने सिर्फ अपने सपने में देखा था, वही सपना जो कभी पूरा लगता था, फिर एक बार में टूट भी जाता था। और जब सपने का वो परफेक्ट वार्म फैमिली सीन हकीकत में सामने आया तो दर्द ही दर्द महसूस हुआ, क्योंकि ये सब कभी उसका हो सकता था, पर अब सिर्फ एक क्रूएल रिमाइंडर बन गया था। इस मोमेंट की ब्यूटी और पास्ट की रियलिटी दोनों आपस में जबरदस्त क्लैश कर रहे थे, और उसकी पहली रिएक्शन थी हार्ट अटैक। शेंडाई ने जल्दी जल्दी अपनी प्लेट खत्म की, क्यों को उठाया और सीधा बाथरूम ले गया। आज वो किसी वजह से ज्यादा एक्स्ट्रा क्लिंगी था। बेबी फ्रॉग बाथटब में पानी डालते ही क्यों फुल एक्साइटमेंट मोड में चला गया, लाइक ये पानी पानी पानी। हाथ पैर छप छप
और 2 मिनट में शंदाई की व्हाइट शर्ट पूरी भीग गई। वो क्यूक्यू का लिटिल चेस्ट जेंटली रब कर रहा था, कभी कभी हल्की सी टिकल कर देता और क्यूक्यू की हंसी बाथरूम में गूंज जाती। तभी क्लिक, बाथरूम का डोर खुला। शंदाई ने सोचा नैनी होगी, पर नहीं, जू मोयू अंदर आया, हाथ में एक ड्राई बेबी टॉवल लेके। फ्लोर पर बहुत पानी गिर गया है, वो कामली बोला। स्लिम मत हो जाना। मॉप कहाँ है? पीछे। जुमोयो ने डोर के पीछे से मॉप उठाया और बिना कुछ बोले शंदाई के पास का फ्लोर साफ करने लगा। उसने देखा सिर्फ फ्लोर ही नहीं, शंदाई भी पूरा भीग चुका था। पतला सा समर शर्ट अब पानी से चिपककर बॉडी पर लग गया था, तो जो कुछ दिखना नहीं चाहिए था वो सब भी दिखने लगा था। चेस्ट की हल्की सी मसल्स, फेयर स्किन, कॉलर की थोड़ी सी स्किन, सब कुछ कैमरा के सॉफ्ट फोकस जैसा। जुमोयू ने आंखें एक पल के लिए रोक दी। दिल की धड़कन ढाप 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 चल रही थी। पुराने कुछ सजेस्टिव सीन्स उसे याद आने लगे। मॉप रखकर वो धीरे से शंदाई के पीछे आ खड़ा हुआ। बोला, नहाते वक्त बिल्कुल काम नहीं रहता, इस छोटे को इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसे पानी पसंद है। शंदाई ने क्यूक्यू के चेस्ट को हल्का सा स्क्रैच किया और क्यूक्यू जोर से हंस पड़ा। बिना आवाज के वार्निंग के जुमोयू ने अपने दोनों हाथ टब के साइड पर रखे। शंदाई प्रैक्टिकली उसके चेस्ट से लाइटली ब्रश हो गया। 1 सेकंड में शंदाई का बैक जुमोयू के चेस्ट से टकरा गया। थिक मसल्स और उसके शोल्डर ब्लेड्स के फ्रिक्शन से एक शार्प से इलेक्ट्रिक फीलिंग उसकी पूरी स्पाइन में निकल गई। शंदाई तुरंत सामने झुक गया। वॉइस प्रेशर्ड, बोला, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस क्यूक्यू को स्टडी कर रहा हूँ। जुमोयू ने बेबी की टमी को हल्का सा टैप किया और क्यूक्यू खुशी से किक करने लगा, पर पोजीशन ऐसी थी कि शंदाई मूव ही नहीं कर पा रहा था। जुमोयू लिटरली उसके बिल्कुल पास था। ब्लैक सैंडलवुड की वो वार्म सेंट पूरे बाथरूम में मिक्स हो रही थी, सोप के फ्रेश स्मेल के साथ। शंदाई टेंसली बोला, जाने दो मुझे। जुमोयू ने एक हाथ से उसके वेस्ट को स्टेडी किया, फिर बोला, अरे केयरफुल, फ्लोर स्लिपरी है। पर इस मोमेंट में जुमोयू की नजर शंदाई की नेकलाइन पे गिर गई और वो बस थोड़ा सा रुक गया, सांसें भी रुक गई। शंदाई बाथ टब में गिरने ही वाला था, तो वो वॉल पकड़कर बैलेंस ले रहा था। मोयू, उसकी आवाज ठीक से निकल ही नहीं रही थी। जुमोयू ने उसका हाथ पकड़ा, फिंगर्स टाइटली इंटरलॉक कर दी और फिर शंदाई के ग्लैंड पर एक सॉफ्ट सा किस दिया, जैसे कोई पुरानी चोट को एक्नॉलेजमेंट दे। बोला, अदाई, आई रियली मिस यू। शंदाई ने टीथ प्रेस किए और बोला, लेट गो, नहीं तो क्यूक्यू का टब पलट जाएगा। जुमोयू ने धीरे से उसका स्टिकर पकड़ा, बिल्कुल हैंडल जैसा, और उसे निकाल दिया। नॉट एग्रेसिव, सिर्फ एक सॉफ्ट सिंबॉलिक गेस्चर। सॉरी, उसने बहुत हल्की आवाज में बोला। उसने बस एक रिस्पेक्टफुल, रिमोर्सफुल किस दिए उन स्कार्स पर जिनकी वजह से वो खुद को बहुत ब्लेम करता था। शंदाई फ्रीज हो गया। रूम की हवा भी सडनली हेवी सी लगने लगी। फिर जुमोयू ने खुद पर कंट्रोल वापस लिया और एक कदम पीछे हो गया। शंदाई ने तुरंत उसे दूर किया और बोला, तुम बाहर जाओ। जुमोयू ने एक टॉवल उठाकर उसके हाथ में दिया और बोला, मैं एक्चुअली आज एक बात करने आया था। यू बायुए ने मुझे अप्रोच किया, यू कंपनी के काम के लिए। हमने ऑफिस में सिर्फ बिजनेस टॉक की। तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। शंदाई ने सीधा अपने कपड़े ठीक किए और क्यूक्यू की बॉडी टॉवल से वाइप करने लगा। पर जुमोयू ने धीरे से फिर बोला, एक्सप्लेन करना पड़ता है। पहले मैंने कहा था कि मुझे बायुए पसंद था, पर वो वैसी वाली कोई फीलिंग्स नहीं थी। तुम्हारे सामने वो सब बिल्कुल कुछ नहीं। शंदाई ने क्यूक्यू को एक बार और वाइप किया, फिर टॉवल में लपेट कर बेडरूम की तरफ चला गया। जुमोयू भी चुपचाप पीछे फॉलो करता रहा, जैसे कोई गिल्टी स्टूडेंट हो। बेड पर बिठाकर शंदाई उसके बाल सुखाने लगा। जुमोयू ने क्यूक्यू के कपड़े उठा लिए और कामली बोला, हम दोनों का आगे कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होगा। ऑलरेडी भी नहीं था। मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ वही कंपनी में आया था
शेन दाई थोड़ी देर सिर्फ सुनता रहा, फिर बोला, उसका बर्थडे आ रहा है। जुमोयू का एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज, गिल्ट, रिग्रेट सब एक साथ आ गया चेहरे पे। शेंदाई को आज भी याद था वो दिन 1 साल पहले वाला, जब जुमोयू ने एकदम आसानी से कैजुअल टोन में बोला था कि उसे यू बायुए पसंद है, पर वो चीज उससे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी वो ये नहीं थी, ये थी कि जुमोयू जानता था उस वक्त शेंदाई के मन में क्या चल रहा है। उसने उसकी सारी इमोशंस, जेलिसी, डिसअपॉइंटमेंट सबको एक ही नजर में देख लिया था, और इस बात का मतलब था कि उस वक्त जो भी हुआ शेंदाई के नजदीक वो एक ब्राइट, ह्यूमिलेटिंग मॉकरी जैसा लगता था। शेंदाई ने क्यूक्यू को ड्रेस किया, फिर बिना एक वर्ड बोले हेयर ड्रायर ऑन कर दिया ताकि और कोई आवाज उस तक ना पहुंचे। जुमोयू चुपचाप खड़ा रहा, सिर्फ देखते हुए, जैसे कोई दूर से अपनी फैमिली को देख रहा हो। क्यूक्यू के बाल 2 मिनट में ही ड्राई हो गए। शेंदाई ने ड्रायर बंद किया और सीधा कहा, रात बहुत हो चुकी है, तुम वापस जाओ। जुमोयू ने आंखें नीचे की, वॉइस बिल्कुल सॉफ्ट, बोला, सैटरडे को क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? मेरी मॉम कह रही थी कि वो क्यूक्यू को मिस कर रही हैं, फैमिली डिनर करना है। शेंदाई ने तुरंत समझ लिया, ये मिसेस जू का आइडिया नहीं हो सकता, डेफिनेटली जू शेन मतलब जू मोयू के डैड ही होंगे। सैटरडे को क्यूक्यू का वैक्सीन लगना है, शेंदाई ने कामली बोला। जू मोयू का चेहरा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, बोला, तो पहले हॉस्पिटल, फिर देख लेंगे। तो क्या ठीक है? उसने ऑलमोस्ट रिलीफ की सांस ली। फिर वो क्यूक्यू के पास गया, बेंड हुआ और उसके चीक पर एक हल्का सा किस दिया, वार्म, हार्मलेस, डैड टाइप। फिर बिना वार्निंग वो शेंदाई के चीक पर भी एक सॉफ्ट पैक दे गया, बोला, गुड नाइट बेबी। शेंदाई बिल्कुल स्टन्ड, और जुमोयू ऑलरेडी जा चुका था। बेड पर बैठते ही शेंदाई को लगा जुमोयू को हैंडल करना बच्चे को संभालने से भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। सीन फ्राइडे पर शिफ्ट होता है। फ्राइडे के काम के बाद शेंदाई हॉस्पिटल जाने वाला था अपनी ग्रैंडमा को देखने। तभी चेंग राउजे, जुमोयू का असिस्टेंट, का कॉल आया, बोला, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। दोनों फाउंटेन स्क्वायर पे मिले। शेंदाई थोड़ा एंग्शियस था, बोला, क्या डॉक्टर ने तुम्हें कुछ बोला? ग्रैंडमा की डॉक्टर यूजुअली चेंग से कांटेक्ट करते थे और शेनकिन सिर्फ पैसे देने में टाइमली होता था, बाकी कामों में नहीं। चेंग राउजे ने क्विकली उसे रीअश्योर करते हुए बोला, मैंने अभी कॉल किया था डॉक्टर को, डोंट वरी, आज ग्रैंडमा बिल्कुल स्टेबल थी। शेंदाई ने रिलीफ की सांस ली, फिर बोला, तो फिर क्या हुआ? चेंग राउजे थोड़ा हेसिटेट हुआ, फिर बोला, वो एक्चुअली डायरेक्टर रिकमेंड कर रहे थे कि हम ग्रैंडमा को प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। मिस्टर शेन भी कह रहे हैं कि उन्हें मिसेस जू के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, जहां जुमोयू शेयर होल्डर है। शेन दाई का चेहरा तुरंत टाइटन हो गया। उसने पूछा, पर क्यों? चेंग ने सॉफ्ट टोन में समझाया, यहाँ रिसोर्सेज टाइट हो गए हैं। उनका कहना है कि एक ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट उनके लिए बेटर होगा, उनका पेन थोड़ा कम होगा। शेन दाई समझ गया ऐसे सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। ग्रैंडमा के पास वक्त अब बहुत कम बचा था और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनका आखिरी टाइम कम से कम तकलीफ वाला हो। शेंदाई ने थक कर धीरे से कहा, ठीक है। उसकी आवाज में वो दबा हुआ दर्द था जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो किसी अपने को धीरे धीरे खिसकते हुए देख चुके हों। चेंग राउजे को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कंफर्ट दे। फिर भी हल्का सा मुस्कुराते हुए वो बोला, मिस्टर शेन, इतने उदास मत हो, आज हमने सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, अब ग्रैंडमा को अच्छे से केयर मिलेगी। शेंदाई ने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, थैंक्स असिस्टेंट चेंग, आपने मेरे लिए बहुत भागदौड़ की है। ग्रैंडमा की ट्रांसफर की खबर पर सबसे ज्यादा खुश शेनकिन था। सामान पैक करते हुए वो डॉक्टर, नर्स, असिस्टेंट चेंग सबको बताता जा रहा था कि मिस्टर जू हमारे अदाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितनी केयर करते हैं हमारी फैमिली की। देखो ना, हमारे बेटे ने कितना बड़ा अल्फा पाया,
एक छोटा सा अल्फा बेटा भी दे दिया। हर सेंटेंस में एक अजीब सी शो ऑफ वाली स्वैंग थी, जैसे वो अपने रिच दामाद को डिस्प्ले कर रहा हो। शेंडाई को तो लिटरली चक्कर ही आने लगे ये सब सुन सुनकर। शेंडाई को जब बस हो गया तो उसने तुरंत कहा, चलें, बहुत देर हो रही है। शाम के 9 बजे के बाद फाइनली ग्रैंडमा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। शेंडाई लाउंज में बैठकर पानी पी रहा था। थकान उसके हर जिस्म में चिपकी हुई थी। ग्रैंडमा का इतना दुबला पतला हो जाना, जैसे आंखों के सामने कोई मुरझाता फूल देख रहा हो। अपने किसी बहुत करीब को धीरे धीरे खत्म होते देखना, ये दर्द किसी तेज चोट जैसा नहीं होता, ये एक ब्लंट नाइफ जैसा होता है। धीरे धीरे फ्लैश को स्क्रैप करता हुआ पहले दर्द देता है, फिर नम कर देता है। तभी चैंग राउजे कोक लेकर आया और उसके पास ही बैठ गया। बोला, कम ऑन, एक टोस्ट हो जाए, ग्रैंडमा स्मूथ ट्रांसफर हो गई, इसे सेलिब्रेट करते हैं। उसने प्लास्टिक की बोतल उठाई। शेंडाई ने व्राय स्माइल के साथ अपनी बोतल उसके साथ टच की। बोला, असिस्टेंट चैंग, आपने मेरी ग्रैंडमा के लिए जितनी भागदौड़ की है, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। चैंग राउजे हंस पड़ा। बोला, अरे मिस्टर शेन, थैंक यू मत बोलो। बॉस जू मुझे इतनी सैलरी देते हैं, मुझे तो लगता है कि कभी कभी मैं पैसे के हिसाब से काम कम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद चैंग राउजे ने कहा, आज बहुत देर हो गई है, आप भी चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। शेंडाई ने पहले मना किया, फिर सोचा कल फिर हॉस्पिटल आना होगा, तो कह दिया, चलो ठीक है, कल क्यू को वैक्सीन भी लगवाना है, आज घर ही चलता हूँ। चैंग राउजे ने तुरंत पूछा, क्यू की वैक्सीन? कौन सा डोज? 3rd डोज ऑफ हेप बी। चैंग राउजे थोड़ा कंसर्न हुआ, फिर बोला, ये सब लैंचेंग में होता था ना, राइट? केस फाइल ट्रांसफर करवा लिया ना? चाहो तो मैं कल। शेंडाई ने तुरंत इंटरप्ट किया। बोला, अरे नहीं नहीं, बस एक वैक्सीन ही तो है, सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। चैंग राउजे ने सिर हिलाया। बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ चाहिए हो मिस्टर शेन तो बस मैसेज कर दीजिएगा। फिर एक सेकंड सोचकर वो बोला, मैं स्टाफ को भी अपडेट कर देता हूँ। कल जब आप आओगे तो प्रॉपर डॉक्टर कंफर्म हो जो वैक्सीन हैंडल करे। आपको फिर छोटी मोटी चीजें हैंडल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शेंडाई कुछ बोल पाता इससे पहले ही चैंग उठकर चला गया और बिल्कुल उसके जाने के पहले वो कैजुअली बोल गया, बाय द वे, बॉस जू भी आज हॉस्पिटल में ही है। शेंडाई एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। कुछ देर बाद शेंडाई दादी माँ के वार्ड में वापस गया। दादी माँ को सॉफ्टली गुड नाइट बोला और प्रॉमिस किया कि कल वो क्यू को जरूर लेकर आएगा। फिर वो फ्रंट डेस्क की तरफ गया चैंग राउजे को ढूंढने के लिए, ताकि वो उसकी कार में घर जा सके। चैंग राउजे नर्स से बात कर रहा था। शेंडाई ने पूछा, असिस्टेंट चैंग, क्या हुआ? नर्स थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बोली, वो क्यू की फाइल यहाँ है, लेकिन वो एनक्रिप्टेड है, पता नहीं ये सब कब एंटर हुआ। शेंडाई के मन में तुरंत एक फ्लैश हुआ, वही रात जब क्यू बुखार में था और एक रात यहीं एडमिट हुआ था। तो शायद उस रात जब क्यू ने चुपके से उसका ब्लड सैंपल लेकर पैटर्निटी टेस्ट करवाया था और बाद में कस्टडी की धमकी भी दी थी। ये सब याद आते ही शेंडाई ने आंखें झुका ली। उसने धीरे से कहा, हाँ, वही रात, उसी वजह से होगा। चैंग राउजे ने नर्स को समझाते हुए कहा, तो कल काम आसान हो जाएगा ना। नर्स सिस्टर, आप प्लीज फाइल ओपन कर दीजिए और हेपेटाइटिस बी के पहले 2 डोजेस का टाइम नोट कर लीजिए। फिर शेंडाई की तरफ मुड़कर बोला, कल आप डायरेक्ट हेड नर्स के पास चले जाना, वो सब अरेंज कर देंगी। ओके, शेंडाई ने कहा, लेकिन वो अंदर से जानता था कि कल जुमोयू भी आएगा। तभी नर्स ने कहा, सॉरी, शेन यूए मतलब क्यू का फाइल कैजुअली ओपन नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। क्यों? चैंग राउजे ने पूछा, पर फिर वो तुरंत समझ गया, ओ, मिस्टर जू ने एन्क्रिप्शन करवाया होगा। फिर कॉन्फिडेंटली बोला, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जू का असिस्टेंट हूँ और ये शेन यूए के ओमेगा फादर हैं। नर्स थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई, बट अपोज नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल अब तक देख चुका था कि उनके लीडर्स
शेंदाई की ग्रैंडमा को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। नर्स सिर्फ इतना ही बोली कि अथॉरिटी नहीं है मेरे पास, हेड नर्स कंफर्म करेंगी तभी हो पाएगा। चेंग राउजे ने तुरंत कॉल मिलाया। कंफर्मेशन मिलते ही नर्स ने पासवर्ड एंटर किया और फाइल अनलॉक हो गई। वैक्सीनेशन का टाइम बोल दीजिए सर, नर्स बोली। शेंदाई ने अपना फोन में एक रिकॉर्ड देखा और टाइम बताना शुरू किया। फ्रंट डेस्क का काउंटर थोड़ा कर्व था, ऐसा कि दोनों साइड से स्क्रीन का एक छोटा हिस्सा ही देख सकते थे। चेंग राउजे हाइट में लंबा था, तो वो थोड़ा झुका और उसके आंखों के सामने वो एक चीज आई जिसे देखकर वो लिटरली हाँ बोल उठा। नर्स और शैन दोनों ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। शेंदाई ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? चेंग राउजे स्क्रीन की तरफ देखकर शॉक और एक्साइटमेंट में बोल पड़ा, मिस्टर शैन, क्या आप और मिस्टर जू ने इसके बारे में बात नहीं की? क्यों तो एक्चुअली वो हाफ सेंटेंस में ही रुक गया, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि शायद शेंदाई को इस बारे में पता ही नहीं। शेंदाई ने खुद भी स्क्रीन पर देखा और जिस कॉलम में फेरामोन लेवल होना चाहिए था, डैश मतलब जिसे उसने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया था, वो हाँ बड़ा सा क्लियर बोल्ड लेटर में लिखा था एस क्लास अल्फा। क्यों एस क्लास अल्फा है? रूम में एक सेकेंड के लिए जैसे टाइम रुक गया। चेंग राउजे ने हल्की आवाज में पूछा, शेन जूनियर, आपको पता नहीं था क्या? वो भी कंफ्यूज था कि कैसे एक फादर को नहीं पता। ये तो किसी भी पेरेंट के लिए लाइफ चेंजिंग न्यूज होती ना। शेंदाई पूरी तरह ब्लैंक हो गया। दिमाग में बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी आवाजें सब एक साथ क्रैश होने लगी। कोई और पेरेंट होता तो शायद इस मोमेंट पर खुशी से रो ही पड़ता। एस क्लास अल्फा हायर लॉटरी जीतने जैसा होता है, लेकिन शेंदाई के दिल में खुशी का एक ड्रॉप भी नहीं था, बस एक बिटर रियलाइजेशन की थी। तो ये सब इसीलिए कर रहा था वो। सडनली सब चीजें एकदम क्लियर हो गईं। जू मोयू का वो ओवर केयर, घर आते जाते रहना, साइको लेवल की वो डेडिकेशन, फेरामोन सब जगह स्प्रे करना, इवन एपिफिलियम लाने तक का एफर्ट, उसका हाफ लाइफ रिस्क इग्नोर करना, सुपर रिस्ट्रिक्टेड रूल्स तोड़ना, मार्किंग की बात करना, मैरिज की जिद करना, सब कुछ समझ आ गया। सब कुछ का एक ही रीजन था, जुमोयू को एग्जैक्टली वही चीज मिल गई थी जिसके लिए टॉप अल्फा सबसे ज्यादा पागल होते हैं, एक एस क्लास अल्फा हायर।